एरर्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अपन ने इससे पहले एरर्स की थ्योरी पढ़ी थी। जिस पहले पार्ट के अंदर अपन अब न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स अभी तक आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन सब की ही अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, चाहे वो मेंस लेवल तक हो, उसको अपन देख रहे हैं। यहाँ पर केवल इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं देख रहे, क्योंकि वो अलग से ही एक्सप्लेनेशन होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का। पर जो अपने नॉर्मल नेट लेवल पर आते हैं वो तो सारे ही कवर हो जाएंगे, और आईआईटी मेंस के भी लगभग कवर हो जाएंगे अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है तो अपन चालू कर रहे हैं। फर्स्ट वो फॉर्मुलेज जिसमें अपन लोगों ने पढ़ा था कि किसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, किसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, परसेंटेज रिलेटिव एरर्स कैसे निकाली जाती है, उस क्वेश्चन से चालू कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें। इफ any student measure a length of rod 5 times and noted the reading 2.48 centimeter, 2.49 centimeter, 2.46 centimeter, 2.50 centimeter and 2.48 centimeter। ये वो रीडिंग्स हैं जो वो नोट करता है। देन फाइंड, अपन से क्या क्या बोला गया, देन फाइंड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को ना रहकर अपने यहां पर बोल देते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ रॉड। सेकंड बोला गया एब्सोल्यूट एरर। थर्ड बोला गया अपन से एब्सोल्यूट मीन एरर इन रॉड में जितनी आई वो पूछी गई। कम से कम रॉड के लिए कर रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट ने मेजर करी थी। फिर अपन से थर्ड हो गया। फोर्थ अपन से बोला गया कि रिलेटिव एरर निकाल दें, प्रॉपर वर्ड बोले तो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर निकाल दें, फाइंड आउट करें। और फिफ्थ बोला गया अपन से परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर बोलना हो तो परसेंटेज रिलेटिव एरर बोलते हैं अपन। तो ये 5 जो वहां पर मैंने एक्सप्लेन करा था थ्योरी के अंदर, उसी को ही अब एक एक करके स्टेप ले रहा हूं। तो आपको ट्रू वैल्यू के लिए क्या बोला था कि अपन को अर्थमेटिक मीन लेना पड़ेगा इनका। इट मीन्स अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं कि उसने ट्रू वैल्यू क्या फाइंड आउट करी होगी, जिसको मैं एक सिंबलाइज जो वहां पर करा था उसको यहां पर मैं इससे सिंबलाइज कर देता हूं। रीडिंग्स कितनी ली है उसने, ये इसने 5 रीडिंग्स ली है। तो कौन कौन सी रीडिंग्स है, सबको अर्थमेटिक मीन 10th क्लास तक निकालना आता है कि जितनी वैल्यूज दी जाती है उन सबको अपन ऐड कर देते हैं। फिर सबको अपन लोग ऐड कर देते हैं और अपॉन में डिवाइड कर देते हैं अपन लोग 5 का। फिर डिवाइड कर दिया, 5 रीडिंग्स ली थी। 8 और 9 कितने हो गए, 17 और 14 कितने हो गए, 17 और 14 हो गए 131। तो इसमें 1 आ जाता अपने पास। फिर 3 4 4 4 और 4 16 और अपने पास 3 19 होते हैं, 19 23, तो इसका 24। तो ये 2 ऊपर चला जाता अपने पास। अब इसको सॉल्व करूंगा 12 2 6 8 10 1 2 3 4 10 12। तो अपने वैल्यू आ जाती 12.41 अपॉन 5। ये मीन निकला होता, इसको अपन ने डिवाइड करा होता तो ये जाता पहले 2 टाइम्स, फिर आता 24, तो इसमें 4 टाइम्स, और फिर 4 बचते तो 8 टाइम्स, और फिर 0 लग के 2 टाइम्स। तो इट मीन्स 2.482 सेंटीमीटर। बट जो हमारी वैल्यूज दे रखी थी दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी थोड़ा सा यूज करते हैं, जो मैंने टॉपिक में समझा रखा है अलग से ही। तो यहां पर सारी वापस समझा देता हूं। यहाँ पर सारी वैल्यूज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आ रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मेरे को 2 डिजिट्स तक ही लेना पड़ेगा। 8 के बाद वैसे डिजिट छोटी है इसलिए तुम्हें वो बढ़ाना पड़ता। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ गया ट्रू वैल्यू का, 2.48 सेंटीमीटर। क्योंकि जो बच्चा स्केल यूज कर रहा था वो 2 डेसिमल नीचे तक उतरने का, मीन्स लीस्ट काउंट बोले तो 0.01 सेंटीमीटर का यूज कर रहा था। तो ये अपने पास फर्स्ट आंसर आया, फर्स्ट आंसर आ चुका है अपने पास
ट्रू वैल्यू कितनी निकाली उसने। अब अपन को पता है कि अपन को सेकंड क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या बोला गया था, जो अपने पास ट्रू वैल्यू आई है उसमें से अपन ये सारी टर्म्स माइनस करते चले जाएं अलग अलग। तो अलग अलग जो वैल्यूज आएंगी वो कहलाएंगी हमारी एब्सोल्यूट एरर्स। क्या कहलाएंगी, एब्सोल्यूट एरर्स कहलाएंगी। तो इसका मतलब अपन सेकंड पार्ट देखने वाले इसका कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रू वैल्यू को रिमूव कर रहा हूं, जस्ट मैंने ऐड करके डिवाइड करा है, तो ये 2.48 सॉल्व हुआ था अपने पास। अब सॉल्व कर रहे हैं अपन सेकंड पॉइंट। तो सेकंड क्या दे रखा था अपन को, एब्सोल्यूट एरर। तो जब मेरे को सेकंड सॉल्व करना था तो मैंने कैसे करना चालू करा, पहली एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी तो मैंने मीन में से फर्स्ट रीडिंग माइनस कर दी। मींस 2.48 मेरा मीन आया था और उसमें से मैंने 2.48 माइनस करा तो 0.00 सेंटीमीटर। ये सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का तरीका है कि अगर 3 डिजिट से कोई डिजिट चल रही थी डेसिमल के बाद तो हम कुछ इस तरह से लिखे, है तो 0 ही है पर लिखने का तरीका है जो वहां पर एक्सप्लेन करा गया है। वैसे A2 निकालता तो इसमें से इसको माइनस करता, मीन्स मीन में से ही सेकंड रीडिंग जो आई थी वो माइनस करते, तो 2.48 में से 2.49 माइनस करता हूं तो एक तो आंसर माइनस में आएगा, 0.01 सेंटीमीटर आ जाता मेरे पास। वैसे अगला स्टेप लूं तो A3 आ जाता अपने पास, जिसकी वैल्यू कितनी निकल जाती, ये एब्सोल्यूट नंबर थर्ड निकाल रहा हूं तो इसके लिए भी 2.48 और डिजिट कितनी थी 2.46। तो ये कितनी रहती है अपने पास, इसके अंदर ये पॉजिटिव आती है मेरे पास 0.2 सेंटीमीटर, ये वैल्यू निकल जाती। वैसे ही अगर मेरे को फोर्थ निकालनी होती एब्सोल्यूट एरर तो मैं फोर्थ एरर मीन ट्रू वैल्यू में से फोर्थ रीडिंग जो है उसको माइनस कर देता कि वो ट्रू वैल्यू तो 2.48 है तो इसमें से मैंने फोर्थ रीडिंग माइनस कर दी होती, दैट इज कॉल्ड 2.50। तो इस बार ये वैल्यू आ जाती है अपने पास नेगेटिव, ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। और मैंने वहां पे बताया भी था कि एरर पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि जो बच्चा मेजर कर रहा है तो देखो आगे के डिजिट्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही जो मेजर कर रहा था, तो बाद में रीडिंग कहां पर रीडिंग मेजर आ रही है, पीछे रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना। वैसे अगर बोला जाए जब भी इंस्ट्रूमेंटल पढ़ेंगे, मैंने जो एग्जांपल लिखते थे बोला जाए वर्नियर स्केल से मेजर कर रहा था, क्योंकि अपना स्केल तो मेजर कर ही नहीं सकता, अपना स्केल तो 2.4 निकाल सकता था। तो देखो यहाँ पर सब में केवल यहाँ पर गड़बड़ करी है हल्की सी, क्योंकि वो बीच में कोई वैल्यू आ रही थी उसकी। ठीक, मैंने मेन स्केल नहीं वर्नियर स्केल का यूज कर रहा था इस एक्सपेरिमेंट में वो। तो A5 की बात करूं तो A मीन A5 तो इसकी वैल्यू 2.48 और लास्ट वैल्यू कितनी ली थी मैंने 2.48, तो इसका भी आंसर कितना आया था 0.0 सेंटीमीटर। तो मीन्स अपने पास दो तो जीरो निकल गई और दो नेगेटिव वैल्यूज निकल गई, तो ये निकली एब्सोल्यूट एरर्स। मीन्स सबकी अलग अलग जो निकालना होता है वही एब्सोल्यूट एरर कहलाती है अपने पास, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो ये आंसर आ गया। अब अपन से किससे पूछा था, एब्सोल्यूट मीन एरर, जिसका मैंने दूसरा नाम क्या बता रखा था कि आप इसको ट्रू एरर भी बोल सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर आई तो वो भी जरा अपन चेक कर ले। तो उसके लिए तरीका क्या बताया था कि जो भी अपन ने एब्सोल्यूट एरर निकाली है इसी का मीन ले लें, पर अपन को मॉडुलस की फॉर्म में लेना है, मीन सबको पॉजिटिव पॉजिटिव रखनी है सबकी वैल्यूज को, रिमेंबर। तो अपन थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं रीडिंग्स रिमेंबर रखनी पड़ेगी। तो मीन्स 1 वाली आई, फिर 2 नेगेटिव और 0 0 ये रीडिंग्स आई थी, तो ये रीडिंग्स अब मैं वहां पर लिखने वाला हूं। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट मेरे को किसके लिए लेनी रीडिंग, अब थर्ड सॉल्व करने वाले अपन, मीन्स एब्सोल्यूट मीन एरर, जिसको सिंबलाइज किससे करूंगा, डेल ए से। अब मेरे को करना क्या है, जितनी भी सबकी वैल्यूज आई हैं A1 A2 A3 जो भी अपन ने एब्सोल्यूट ली थी एरर्स, उन सबको अपन ने लिख दिया। मोड लगा रहा हूं डेल A5 अपॉन 5 की 5 बार रीडिंग्स ली थी। अब आधी रीडिंग्स नेगेटिव आई थी पर मैं यहां पर रखते समय पॉजिटिव में रखूंगा। तो पहला आंसर अपने पास कितना आया था 0.010, दूसरा आंसर कितना निकला था 0.01, थर्ड आंसर कितना निकला था 0.02, थर्ड अब फोर्थ आंसर कितना निकला 0.2 और फिर 0.00। ये हमारे पास आंसर निकले थे। नेगेटिव आए थे पर क्योंकि मोड में रखना है इसलिए ऑलवेज पुट इन ए पॉजिटिव और डिवाइड कर दिया 5 का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1 2 2 4 5 तो 0.05 बाई डिवाइड बाई 5, तो इसका मतलब है ये मेरे पास
एरर आई है, मीन्स ये एब्सोल्यूट मीन एरर को ही अपन क्या बोल सकते थे, ट्रू एरर। में बार बार मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जब अपन इंस्ट्रूमेंटल एरर में जाते हैं तो ये टर्म्स यूज होती हैं, क्योंकि उस समय इतने प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं कर रहे होते अपन, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिए कि जो मैंने मीन निकाला है दैट इज ए ट्रू एरर है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास निकली, प्लस माइनस में दे सकते थे कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो ये हमारे पास निकल गई ट्रू वैल्यू जिसको डेल ए से दे रखा है। तो यहां तक तो अपना काम कंप्लीट हुआ, एक बार नोट डाउन करो फिर अपन आगे नोट डाउन करते हैं इसको। ठीक, अब अपन को क्या लेना था, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव को और परसेंटेज को मैं एक साथ ही ले लेता हूं क्योंकि उसको कुछ लिखने से महत्व नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है रिलेटिव जब मेरे को टर्म निकालनी थी, क्योंकि परसेंटेज भी रिलेटिव ही होती है, तो अपन निकालने के लिए क्या करते, ऊपर अपन एरर लिखते ट्रू वैल्यू, नीचे लिखते इनटू 100 कर देते। इसको सॉल्व करता हूं तो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर आती है, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास परसेंटेज एरर आ जाएगी, जो मैंने समझाया भी था आपको 8/10 मार्क्स जो आए थे उससे। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई थी 0.01 और अपॉन में कितना आया था ये 2.48 इंटू 100। और अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, ये कैंसिल्ड हुआ और 0.4 आता। इसका मतलब है कि हमारे पास 0.40% की, तो कितनी सी एरर आई है, मैंने मोटे तौर पर बोला जाए तो 0.4% की एरर आई है अपने पास। तो दैट इज द एरर जो अपने पास यहाँ पर सॉल्व आउट हुई। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैंने करा क्या था, ट्रू वैल्यू निकाली थी मैंने, चाहे अर्थमेटिक नहीं बोला, ट्रू वैल्यू तो मैंने इसका एवरेज लिया था, एब्सोल्यूट एरर बोली तो एक एक को मैंने अलग अलग एरर्स निकाली उसकी, हर मीन में से माइनस करके, फिर उन सबका जो एब्सोल्यूट एरर आई थी उनका मीन लिया, तो मैंने वैल्यू निकाल ली थी ट्रू एरर की, डेल ए निकाल लिया था। फिर मेरे को जब मीन निकालना था तो ट्रू वैल्यू को ही नीचे रखेंगे, तो अपन नीचे बेस वाली चीज ट्रू वैल्यू को ही नीचे रखी जाती है, और ये एरर को अप रख दिया मैंने, और इस तरह से ये वैल्यू निकाल ली। तो ये था अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल जो अपन ने पहला कंसेप्ट समझा था। अब अपन न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने लिए न्यूमेरिकल्स, तो वो देख रहे हैं अपन। तो अब न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, एक एक करके हर टॉपिक ले रहे हैं अपन। तो एक न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं अपन एडिशन का, कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो अगर मैं एडिशन प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन कि इफ टू रेजिस्टेंसेस 20 plus minus 0.2 ohm and 10 plus minus 0.1 ohm are connected in series, then find। अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया अपन को फाइंड करने के लिए, तो जो भी चीज बताने वाला हूँ 2-3 टॉपिक में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर क्या चीज मैथमेटिक्स बायो वालों से पूछी जाती है पहले वो लिख रहा हूं। देन फाइंड एरर इन, पहला पॉइंट ले रहे हैं अपन, एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट जो अपन ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, यही पूछा जाता है केवल ज्यादातर नेट लेवल पर। सेकंड बात करूं तो पूछा गया अपन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो नॉर्मली नहीं पूछा जाता, मेंस लेवल पर ये चीजें आती हैं। और थर्ड पूछा गया अपन से परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पूछा गया अपन से सॉल्व करने के लिए। मेनली नेट लेवल पे सिर्फ पहला ही पूछा जाता है एरर कितनी आएगी। तो अपन ने क्वेश्चन को अब सॉल्व करना चालू कर रहे हैं कि कैसे करते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन नोट कर लें कोई चीज। तो अपन ने देखा जो अपन को रेजिस्टेंस दे रखा है R1, उसको मैं दे रहा हूं 20 ओम, और जो इसमें एरर आई है उसको लिख रहा हूं प्लस माइनस 0.2 ओम। ये इसमें एरर आ गई। R2 कितना गिवन है अपन को, तो जो फ्रंट पे लिखा था वो अपन ने यहां पर लिख दिया 10 ओम, और इसके अंदर एरर कितनी आई हुई है 0.1
1 ओम। ये मैंने एरर्स नोट कर डाली इसके ऊपर, ये कैसे एरर है मैंने कैसे लिखे हैं। देखो 10th पे बात करूं, 12th पे बात करूं तो अपन सिर्फ इसकी बात कर रहे होते हैं, एरर्स की नहीं कर रहे होते। यहाँ पर विद एरर्स दे रखी है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में अपन से बोला गया था सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया है तो वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो ऐड होते हैं। क्या होते हैं? ऐड। इसका मतलब हम लोग समझ गए, फॉर्मूला रिमेंबर आते ही क्वेश्चन का फॉर्मूला देखते ही हम समझ गए कि ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, एडिशन एरर प्रॉब्लम है ना, एडिशन एरर की प्रॉब्लम है ये। अब एडिशन एरर की प्रॉब्लम है तो उस लूप में अपन ने देखा क्या था फॉर्मूला कि जो डेल जेड होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जस्ट एरर्स को ऐड कर देते हैं। यही तो देखा था अपन लोगों ने कि एरर्स को अपन को ऐड कर देना है। तो पहला क्वेश्चन तो भैया हो गया, पहला क्वेश्चन तो इजीली हमारे पास आंसर आ गया कि हमारे को डेल आर निकालना था। तो इसकी एरर और इसकी एरर को जस्ट ऐड कर दूं, वही हमारा आंसर था। तो इसको लिखने के लिए प्लस माइनस आगे लगा देते, डेल R1 प्लस डेल R2, और नेट लेवल पर इतने से ही काम हो गया था अपना। तो इसकी एरर कितनी है 0.1, इसकी एरर कितनी है 0.2, 0.1। तो हमारे पास जो एरर आई इनकी मेजरमेंट में वो कितनी आ गई 0.3 ओम की हमारे पास इसमें एरर आ गई। नोट डाउन कर लो बेटा इसको। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन। ये तो एरर निकाल ली थी अपन ने इसकी, अपन ने फाइंड कर लिया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो ये मैंने इक्विवेलेंट एरर पूछी थी, एरर फॉर्मूला था सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसका मतलब है कि हमको एडिशन ही तो करना था, क्योंकि एडिशन प्रॉब्लम थी और एडिशन प्रॉब्लम में एरर्स को क्या करते हैं, ऐड। खत्म बात, ऐड करा और आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम अब धीरे धीरे क्रिएट हुई कि अपन लोग करते क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देंगे कैसे अपन लोग, उसको देख रहे हैं। तो मैंने कुछ तरीका बताया था कि जब ये चीज एरर की फॉर्म में, ये चीज एरर की फॉर्म में, तो हमारे को जो भी आंसर देना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया कितना था, तो वो भी हमारे को किसकी फॉर्म में देना होता, विथ एरर के साथ देना होता, कुछ इस तरह का दिखने वाला। तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में ये तो समझ में आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये पहला क्वेश्चन निकाल चुके हैं, एरर कितनी आई, तो कितनी आई थी, दोनों का एडिशन 0.3 आया था अपने पास। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अपन क्या करते, अपन को अगर ये एरर नहीं दी जाती तो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करते, इसका जस्ट आगे की डिजिट्स को ऐड कर देते। मींस एरर का टॉपिक ही नहीं होता, तो एरर दी ही नहीं जाती तो अपन ऐड कैसे करते, 20 + 10 मींस 30 ओम बोल देते अपन। ये वैल्यू आई अपने पास इक्विवेलेंट। पर क्योंकि ये चीज आंसर ये है, अगर मोटे तौर पर बोले, पर क्योंकि ये एरर के साथ दिया गया है, तो अगर एग्जाम में अपन को लिखना होता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, तो कुछ अपन को इस तरह से लिखना होता, मींस R प्लस माइनस विथ एरर। तो ये हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन से कितना आया है 30, और एरर कितनी आई थी 0.3 की। तो डेट इज आवर आंसर, दैट इज द आंसर। सेकंड आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अपन जो नॉर्मल ढंग से जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल तो ये था, स्टार्टिंग एरर नहीं देते, एरर दी, इसलिए अपन ने एरर का फॉर्मूला निकाला और फिर ऐसे निकला। अगर मेंस में पेपर आता तो डायरेक्ट वो ये लिख देते, पर क्योंकि ये एरर की फॉर्म में था तो कहीं ना कहीं जो इससे पहला स्टेप करा वो अपन सॉल्व करते और फिर ये आंसर देते कि दैट इज द आंसर। समझ गए क्या, इस फॉर्म में दे रखा है इसलिए आंसर भी इस फॉर्म में दिया अपन ने। पर जो आगे की ट्रू वैल्यूज जो अपन निकालते हैं वो तो नॉर्मल पैटर्न से निकालते हैं, जो फॉर्मूले से जानते थे अपन। बाकी भी और क्वेश्चन करते हुए समझ में आ जाएंगी बातें। तो ये ऐसे सॉल्व करते, 2-4 बार जरूर देखें न्यूमेरिकल्स को, पर 2-3 बार भी अगर आपने देख लिया तो ये परफेक्ट है कि आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो प्लीज इनको बाद में एक बार और वापस वॉच करना और लिख के देखना आप वापस से, तो सब याद रहने लग जाएंगे। तो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब क्योंकि मैं ये सब निकाल चुका हूं, अब थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज एरर निकालनी थी ना, और परसेंटेज एरर के लिए अपन क्या करते हैं, जो एरर आई थी उसको ऊपर रख दें और जो ट्रू वैल्यू थी उसको कहां रख दें अपन, नीचे। ट्रू वैल्यूज में जो फ्रंट से निकाली गई थी, क्योंकि अपने आप में ट्रू वैल्यूज थी, एरर्स हमेशा छोटी सी होती हैं। तो ये कितना आया था अपने पास आंसर इनके एडिशन से 30, और ये कितना है अपने पास 0.3 × 100। तो आप देख ही रहे हैं कि अगर इसको मैं सॉल्व करता, सॉरी, जो मेरे पास एरर आई है वो आई 0.3,
और ये कितना है अपने पास 30 आया है अपने पास। तो इसको सॉल्व करता तो आपको दिख रहा है 0 से 100 से 100 कैंसिल हो जाता, तो एक तरह से 1% की एरर आई थी इस टॉपिक के अंदर सिर्फ अपने पास। समझ गए बेटा, नोट डाउन कर लो इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन मेथड पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अपन ने करा क्या, एरर निकाली, जस्ट ऐड कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए थोड़ी सी मेहनत करी थी। और परसेंटेज में तो क्या था, जब दोनों चीज निकल चुकी तो इसको अपन अप रख देते हैं, इसको नीचे रख देते हैं और इस तरह से निकाल देते हैं क्वेश्चन के अंदर। नोट डाउन कर लें बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बेटा, थर्ड क्वेश्चन। और हर तरीके बेटा क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, किसी भी शीट से क्वेश्चन करें। फिर मैंने आपको नंबर भी दे रखे हैं कि आप नंबर का यूज करें, कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, उसको सेंड कर दूंगा आप लोगों को, है ना बेटा। तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी में भी डाउट हो आपको टॉपिक्स के अंदर। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी और टॉपिक में भी डाउट हो रहा हो तो कर सकते हैं आप फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने अपन, मैं क्वेश्चन वैसे ही उठा रहा हूं जैसे अपन ने मैंने वो समय समझाए थे कि कैसे कैसे टॉपिक से होते हैं। तो अपन सपोज करें कि इफ temperature of two cities are 20 plus minus 0.2 degree Celsius and 10 plus minus 0.1 degree Celsius, then find फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अपन से error in temperature difference of two cities, दो सिटीज में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस था वो पूछा गया। कुछ भी पूछ सकते हैं, रॉड का डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा गया। सेकंड पूछा गया अपन से टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू सिटीज पूछा गया था। एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस इन टू सिटीज, ये कोई भी सिटीज हो सकती हैं जिनकी डिफरेंस पूछे गए हैं। सेकंड पूछा गया अपन से डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज, और थर्ड पूछा गया अपन से परसेंटेज एरर इन मेजरिंग टेम्परेचर डिफरेंस, ये मेजर करने में कितना डिफरेंस आया हमारे को परसेंटेज में बताएं। तो अपन कैसे करते, तो पहले तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन करने का पैटर्न देख ले कैसे करते हैं अपन। तो पूरा थ्योरेटिकली तुमको किसी एग्जाम में देना होता, नहीं तो शॉर्ट तो फिर प्रैक्टिस करते करते आने लगता है। तो इसका मतलब है एक सिटी का टेम्परेचर जो आगे दे रखा था ट्रू इज 20 डिग्री, और उसके अंदर जो एरर आ रही थी फर्स्ट में वो आ रही थी 0.2 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही T2 ले लिया अपन ने, इसका कितना आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है अपन को 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया, फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं अपन। अब ये तो जस्ट लिखा था जो दे रखा था अपन को। अब अपन देखें तो अपन से बोला गया टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस बोला तो हम समझ गए कि हम लोग T1 माइनस T2 करना है। जैसे ही दिखा हम समझ गए कि ये सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है, सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम ऑफ एरर, क्योंकि एरर ही तो निकालने के लिए बोला है और नेट लेवल पर तो यही आने वाला है सिर्फ आपके। जैसे ही ये आया तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद रखना था कि उसमें अपन ने क्या लिखा था कि जो एरर्स होती हैं वो एड अप हो जाती हैं। वहां पर एज ए सिंबल ए भी दे रखा था। यहां पर अपन क्या करते कि जो एरर आई है टेम्परेचर डिफरेंस में वो कैसे निकाल देते, जो टेम्परेचर डिफरेंस फर्स्ट में आया है प्लस टेम्परेचर डिफरेंस 2 में आया है उन दोनों को अपन ऐड कर देते। तो पहले वाले में 0.2, सेकंड वाले में 0.1, तो अपने पास एरर कितनी आ गई 0.3 डिग्री सेल्सियस की एरर आ गई अपने पास। नोट डाउन करो बेटा, क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लें कैसा हो रहा है। ठीक, तो ये अपन ने फर्स्ट पोर्शन करा बेटा इसका। अब सेकंड पोर्शन देख रहे हैं अपन। सेकंड पोर्शन में क्या बोला गया है अपन से, टेम्परेचर डिफरेंस बताएं।
तो टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स वापस वही हो गया कि अपन को जो आंसर देना है वो जहां अपन को इस तरह की फॉर्म में देना है मीन्स अपन को, तो इस बार अपन को क्या करना होता, एक बार तो नॉर्मल ढंग से टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होता। तो नॉर्मल अगर एरर नहीं दे रखी होती तो अपन कैसे करते, 20 माइनस 10, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते। तो मैंने डिफरेंस था 10 डिग्री सेल्सियस का और एरर अभी अपन ने निकाली है। इसका मतलब है अगर मेरे को टेम्परेचर डिफरेंस वहां पर बताना था कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू सिटीज, तो अपन कैसे लिख देते उसको, टू सिटीज का बताना होता तो t प्लस माइनस डेल टी, मीन्स t की वैल्यू तो 10 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.3, दैट इज आवर आंसर। मीन्स ये हमारा आंसर होता कि अपन ने जो सब्ट्रैक्शन था वो जस्ट सब्ट्रैक्शन जैसा करना था वैसे ही करा अपन ने। तो ये तो नॉर्मल सॉल्व किया अपन ने और एरर को उसको जस्ट पीछे लिख दिया क्योंकि इसी तरह से अपन को आंसर देना होगा। तो ये तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, नेट में सिर्फ पहला ही पूछा जाता है, डिफरेंस दिखा अपन को और अपन ने सीधा ऐड करके आंसर दे दिया। क्योंकि तो बता चुका हूं आपको कि एडिशन में एरर्स के अंदर कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये तो अलग से फॉर्मूला है ना बेटा। एरर तो ये रहा, एरर ये ना लाइन में पढ़ रहे हैं, बाकी ये सब चीज तो अपन पहले से जानते हैं। डिफरेंस पूछेंगे तो माइनस ही करना होगा ना। तो ये तो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, तो अपन ने वो लिख दिया यहाँ पर, जिसको रिमेंबर रहना चाहिए। सिंपल था, कर लिया अपन ने। अब अपन से बोला क्या गया था, इसके बाद अपन को थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया था, थर्ड में बोला गया था अपन से, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपन, अब फर्स्ट कर चुके थे, अब थर्ड को सॉल्व करूं तो परसेंटेज ही तो एरर निकालनी है अपन को। परसेंटेज एरर इन टू सिटीज, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, तो जितनी एरर आई टेम्परेचर डिफरेंस में ऊपर रख दूं और जो एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस है उसको नीचे लिख दूं। तो ये कितना था टेम्परेचर डिफरेंस अपने पास, एरर कितनी थी 0.3 की, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया था अपने पास 10 इंटू 100, तो एरर कितनी की आ गई 3% की आ गई ना। तो दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस का अपन ने एरर भी फाइंड आउट कर दिया। तो अभी तक जो अपन ने दो प्रॉब्लम्स देखी वो किसके बेस पर देखी, अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। अब अपन देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। और वैसे ज्यादातर क्वेश्चन पावर्स के आते हैं विच आर मोर इजी इन कंपेयर टू दीज, पावर्स वाले और ज्यादा इजी हैं। पर चलो ठीक है, अभी तो अपन इनको देख ही रहे हैं क्वेश्चंस को, तो ये आपने नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन, है ना। तो अपन ने दो टॉपिक्स पर और शुरुआत का टॉपिक देखा कि कैसे करना है। अब ले रहे हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पर। इफ बाय अप्लाइंग फोर्स 20 plus minus 0.2 Newton on a body, then body displaced by 10 plus minus 0.1 meter, then find। अब इस बार क्वेश्चंस चेंज हो गए। इस बार जो वहां पर परसेंटेज एरर सबसे लास्ट में पूछी जा रही थी वो अब सबसे पहले पूछी जा रही है नेट में, क्योंकि ये ज्यादा इजी है सॉल्व करना। तो फर्स्ट पूछा गया परसेंटेज एरर इन वर्क डन बाय द फोर्स, जितना करा उसका परसेंटेज एरर निकाल दें। यही क्वेश्चन सिर्फ नेट पे रहता है, इसको सॉल्व करना। तो ये पूछा गया अपन से कि कितने पर होगा, तो ये सॉल्व कर लिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन ये था अपने पास। सेकंड क्वेश्चन आया एरर इन वर्क डन, और थर्ड पूछा गया अपन से सिर्फ वर्क डन बाय द फोर्स ने वर्क डन कितना करा। तो अपन अब सॉल्यूशन करना चालू कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं तो मैंने कैसे बताया, फोर्स दे रखा है, जो आगे फोर्स दे रखा था उसको अपन एफ से रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज कॉल्ड 20 न्यूटन। मींस ये क्वेश्चन दिया गया और अपन से तीन चीजें पूछी गई, पर पहला वाला इजी था इसलिए नेट लेवल पर फर्स्ट वाला ही पूछा जाता है हमेशा। तो ये पूछा गया डेल एफ की वैल्यू कितनी दे दी गई है 0.2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को एस से देते हैं जो अपन को 10 न्यूटन दे रखा है, और इस डिस्प्लेसमेंट में एरर कितनी आई है प्लस माइनस 0.1 मीटर की आई है, दैट इज मीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले अपन को फॉर्मूला रिमेंबर आना चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन,
वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन क्योंकि एरर का था तो कहीं ना कहीं हमारे को पता लग गया कि ये जो प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम है, मल्टीप्लीकेशन एरर प्रॉब्लम है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था अपन ने, डेल जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल ए बाई ए, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना अपन लोगों ने। तो यहां पर भी अपन ऐसे ही सॉल्व करते, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जब अपना फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले तो सोचा कि क्या है, तो ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम है ना, तो इसको ही किस तरह से लिख सकता हूं, तो ये एक तरह से W की जगह W बाई डब्ल्यू कर दूं, फोर्स की जगह डेल F अपॉन F कर दूं, प्लस डेल S अपॉन S लिख दूं। इस तरह से ये मैंने वैल्यूज लिख डाली और इनको मैंने सॉल्व करना चालू करा। तो इस पर वैल्यू कितनी रख दी, 0.2 अपॉन 20, इधर एरर कितनी दे रखी डिस्प्लेसमेंट में, 0.1 अपॉन 10। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01 प्लस 0.01, इट मीन्स ये वैल्यू आ गई 0.02। ये आ गया डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ये इक्वेशन नंबर अपन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं कि ये वैल्यू निकल गई अपने पास। अब परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, जो W बाई डब्ल्यू आया है माने यही तो रिलेटिव आया है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100 कर दूं तो वही तो रिलेटिविटी निकल गई। तो इसका मतलब एक फर्स्ट आंसर तो आ गया। एक बार नोट डाउन कर लें क्या क्या चीज लिख रखी है अपन लोगों ने, नोट डाउन करें बेटा। ठीक, तो अपन अब आगे देखें, परसेंटेज निकालनी होती तो अपन ने क्या करा होता, तो जो परसेंटेज निकालनी थी तो डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू को किससे मल्टीप्लाइड कर देते, 100 से, मींस ये वैल्यू कितनी आई थी 0.02 इंटू 100, तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई, 2% की आ गई वर्क डन की कैलकुलेशन में। जो वर्क डन करा था इसने उसमें इतने की एरर आई, क्योंकि फोर्स में खुद में एरर थी और डिस्प्लेसमेंट में खुद में एरर थी, तो वर्क डन में इतनी परसेंटेज की एरर आई, मतलब 2% की एरर आई। तो हमारा फर्स्ट आंसर इज क्वाइट इजी, क्योंकि डायरेक्ट हमको फॉर्मूले में बस मल्टीप्लिकेशन का सोचना था, मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से लिखते हैं और इनटू 100 कर देना था, आ गया आंसर। तो नेट लेवल पर तो हमारा यही क्वेश्चन हो गया। अब बाकी अपन मेंस के लिए देख रहे हैं, तैयारी तो सभी जने करें, पर फिर भी अगर बोला जाए तो मोस्टली आपसे सिर्फ इतनी सी बात को पूछकर हटा दिया जाता है परसेंटेज एरर को। अब आई प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम के लिए अपन को अब कुछ मेहनत करना चालू करना पड़ा, पर एरर इन वर्क डन निकालनी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पर आता हूं जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है अपना मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो एरर तो ये जो फॉर्मूला है ये तो फ्रैक्शनल है ना, एरर तो ये रही, तो इसका मतलब है ये वाला जो फॉर्मूला है अगर मैं इस डब्ल्यू को इधर ले जाऊं तो मेरे पास आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे को इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करना पड़ेगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू 0.02, फर्स्ट इक्वेशन लिखी है मैंने। अब क्योंकि एरर पूछी है तो एरर तो डेल डब्ल्यू ये रहा, तो इस मीन्स इसको मेरे को यहां पर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, इस डब्ल्यू को ये मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने, और इस W को तो मेरे को वैसे ही सॉल्व आउट करना पड़ेगा जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, क्योंकि एरर के लिए तो अपने फॉर्मूले हैं 11th में, पर नॉर्मल वर्क डन पूछते तो नॉर्मल चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है हमने इसको कहीं ना कहीं इसको सॉल्व किया। तो अपन नॉर्मल वर्क डन सॉल्व करते तो नॉर्मल वर्क डन क्या जानते हैं, Fs, फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पर 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 10, तो नॉर्मल W कितना था 200 जूल आता अपने पास। इस वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, तो यही मेरा डेल W बना देगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो इट मींस कम 4 जूल। तो जो एरर आई थी मेरे पास वो कितनी आई थी 4 जूल। थोड़ा करेक्टली बताने के लिए अपन प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि एरर है, प्लस माइनस आगे शो करते हैं अपन। तो दैट इज एरर, ये निकालिए सेकंड एरर कितनी आई है, तो ये एरर आई इतनी अपने पास, जिसमें मैंने सेकंड इक्वेशन जो परसेंटेज से पहले का जो था उससे मैंने W को पहले रफली सॉल्व किया, क्योंकि जब भी कभी W नॉर्मल चीज आएगी तो नॉर्मली वैल्यूज रखनी है, तो नॉर्मली मैंने उसको सॉल्व किया फॉर्मूले से। इस तरह से मैंने सेकंड वैल्यूज निकाल दी। अब बोला था थर्ड, जो अब अपने लिए इजी था, 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद कि वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे को नॉर्मल वर्क डन और पीछे जो एरर का फॉर्मूला से सॉल्व किया वो वैल्यू रखता, तो W कितना आया था 200 और एरर कितनी आई थी 4, तो दैट इज आवर आंसर।
क्योंकि अगर मेरे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एरर की फॉर्म में दे रखा है तो आंसर भी तो मेरे को किसकी फॉर्म में निकालना पड़ेगा, एरर के साथ देना पड़ेगा ना आंसर। तो ये इस तरह से बाकी दो क्वेश्चन जैसे मेंस में काम आते हैं, पर कहीं ना कहीं आप देखें, प्रैक्टिस करें, 11th में जस्ट आए तब तो प्रैक्टिस करें 2-4 बार तो आपके समझ में आए। और जो बाकी बच्चे कॉम्पिटिशन्स में उनको कई बार दिक्कत आती है, इसलिए मैंने सारा एक्सप्लेनेशन करा कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि कई बार आपको सिर्फ ये समझाकर छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने थोड़े से टॉपिक को आगे बढ़ाया कि आपको भी सब रिमेंबर रहे कि किस तरीके हो रहे हैं क्वेश्चन, नोट डाउन कर लें। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। इफ potential and current applied in a circuit are 20 plus minus 0.2 volt and 10 plus minus 0.1 एम्पियर, देन फाइंड मीन्स अपन अब डिवाइड वाले का एरर डिवीजन देख रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देन फाइंड फर्स्ट अपन जैसे वहाँ पर कर रहे थे, फर्स्ट क्या पूछा जाएगा अपन से, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, तो ये हो गया नेट लेवल का क्वेश्चन। सेकंड बात करें तो अपन से बोला गया एरर इन रेजिस्टेंस एंड थर्ड बोला गया अपन से रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये चीज़ निकालने को बोली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया है, ऑलवेज फॉर्मूला रिमेंबर रहना चाहिए। और अगर बोले पहले तो अपन जब सॉल्यूशन करना चालू कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करें, ये जो V जो आगे था वो V था 20 वोल्ट, और उसके अंदर एरर कितनी थी जो उसके पीछे लिखा हुआ है 0.2 वोल्ट। वैसे ही अपन बात करें तो करंट कितनी दे रखी है 10 एम्पियर, और करंट में एरर कितनी दे रखी है प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। अब नाउ अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपन ने देखा वी नो डैट जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, डैट इज कॉल्ड V बाई आई। अब V बाई आई है मीन्स ये किसकी प्रॉब्लम हो गई, डिवीजन एरर प्रॉब्लम। और इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला वही होता है जो मल्टीप्लिकेशन का था। मीन्स अगर इसको अपन को मल्टीप्लिकेशन के वो जो डिवीजन का फॉर्मूला था उसकी तरह अपन को लिखना होता तो किस तरह से लिखते हैं अपन, डेल R अपॉन R, फिर क्या लिखते हैं अपन, डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I। ये नोट कर देते हैं ना बेटा अपन लोग, तो ये नोट कर दिया अपन ने और प्लस माइनस लगा दिया, डैट इज द फॉर्मूला। अब इसी को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो इट मीन्स अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला अपना ड्राइव होता तो ये जो परसेंटेज एरर हो जाती वो किस तरह से लिख देते अपन, जो इसकी एरर है उसको ऊपर लिख देते अपन 0.2 अपॉन 20 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 और अपॉन 10 और मल्टीप्लाइड किससे कर देते 100 से। ये एक तरह से बोला जाए तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व आउट करें अपन तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01, और इसको भी सॉल्व करता हूँ तो 0.01 इंटू 100 इट मीन्स। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें अपन तो ये कितनी वैल्यूज आ जाती, पर पहले अपन परसेंटेज की बजाय पहले इसको एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं मीन्स उसी फॉर्म में, क्योंकि अपन को और भी क्वेश्चन निकालने हैं। तो अपन ने जरा सी यहाँ पर पहले वैल्यूज रख देते हैं एक बार इसी फॉर्मूले के अंदर। मीन्स अपन निकाल लेते हैं डेल R अपॉन R इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू कितनी है ये अपने पास 0.2 अपॉन 20 प्लस 0.1 अपॉन करंट कितना दे रखा है 10, ये रख देते। इसको अगर अपन सॉल्व करते तो ये वैल्यू कितनी आती 0.1 और इसकी वैल्यू भी 0.1, ये वैल्यू आती। मीन्स अपने पास डेल R अपॉन R इक्वल्स टू कितना आ जाता 0.02, डैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी अपने काम आने वाली है अगले रिएक्शन की। ये तो फ्रैक्शन निकला है ना, और फ्रैक्शन से अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज इन एरर कितनी आई। तो इट मीन्स जो ये आंसर आया है मेरे पास उसको किससे मल्टीप्लाइड कर दूं 100 से, देन इट्स कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो 2% हमारी एरर आ गई रेजिस्टेंस के अंदर, नोट डाउन कर लो बेटा। फिर अपन अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि एरर इन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन लोग। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको अपन,
तो ठीक नोट कर लिया अपन ने। अब अपन नोट सेकंड कर रहे हैं एरर। तो अगर अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखें तो ये ही तो एरर है, ये अपॉन में आर आ रहा है, ये तो एक तरह की परसेंट वो अपनी फ्रैक्शन हो गया अपने पास। तो अगर अपन को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना था तो अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट वापिस से सॉल्व आउट, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से गए। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी, डेल आर अपॉन आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.2 ये वैल्यू थी। तो अपन को आर तो निकालना पड़ता ना, और आर तो वैसे ही निकालते हैं जो अपन नॉर्मल पैटर्न से निकालते हैं। तो नॉर्मल पैटर्न से अगर अपन सॉल्व करते तो किस तरह से सॉल्व करते, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। अब वी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 20, तो ये रख देते हैं 20, और करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 10। तो इसको मल्टीप्लाइड सॉल्व करते हैं डिवाइड करके तो 2 आ जाता अपने पास। इट मीन्स अगर ये सेकंड इक्वेशन है इस जगह पर मैं 2 रख दूं तो मेरे पास प्योर एरर आ जाएगी इसके अंदर। तो अपन अब सॉल्व कर रहे हैं इसके आगे। तो इट मीन्स कि इसको सॉल्व करता आर को, और मैंने मीन्स इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर इसकी पुटिंग करता है इस जगह पर तो डेल आर अपॉन 2 प्लस माइनस 0.02, तो डेल आर इक्वल्स टू आ जाता मेरे पास प्लस माइनस 0.04। ये मेरे पास सेकंड आंसर आ गया कि एरर थी कितनी रेजिस्टेंस में। तो ये फाइंड आउट हो गई अपने पास। अब क्या फाइंड करना था, रेजिस्टेंस ही तो करना था अपने पास। तो अपन कैसे कर देते, रेजिस्टेंस मीन्स जो ऐसे पहले बताया कि अपन को कैसे लिखना पड़ेगा। जब वोल्टेज अपन को विथ एरर दे रखी है, करंट विथ एरर दे रखी है, तो ये भी तो विथ एरर लिखनी होती, मीन्स आर प्लस माइनस डेल आर। अब आर कितना निकला था अपने पास, तो आर नॉर्मल ढंग से क्योंकि अपन उसमें आगे की वैल्यू से सॉल्व करते, तो ये कितना निकला था 2, और एरर कितनी आई है 0.4 ओम। तो डेट इज़ द आंसर जो रेजिस्टेंस के लिए निकला अपने लिए सॉल्व होकर, डेट इज़ द आंसर। नोट डाउन करो बेटा, है ना। तो अपन ने अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, मैंने आपको पहले अर्थमेटिक मीन्स के क्वेश्चंस करा दिए, फिर जितने भी तरह के कॉम्बिनेशन से उनके क्वेश्चंस करा दिए। अब बचे पावर्स के, तो अपन अब पावर्स वाले देख रहे हैं। पावर्स के ज़्यादा इजी होते हैं, नॉर्मली नेट में वही क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन वो वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। पर प्रिपरेशन सब चीज़ों की कर रहे हैं अपन लोग, माने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ तक कि अपन आज एक्यूरेसी और एक प्रिसाइज वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में भी समझेंगे, क्या होता है, या रेजुलेशन क्या होते हैं वो भी समझेंगे अपन। ठीक बेटा, नोट डाउन करो। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अपन ने मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के एक एक क्वेश्चंस देख लिए कैसे सॉल्व करने थे। अब अपन देख रहे हैं पावर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, दैट इज़ क्वाइट इजी, जिनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो अपन को दिया गया इफ़ द परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर is 10%, then find percentage error in area and volume of sphere। ये दिए गए अपन को। तो इट मीन्स जब परसेंटेज निकालनी थी, पहले तो सबसे पहले जो भी चीज़ पूछी जाए उसका फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इस अपन से एरिया पूछा गया स्फीयर का, तो अपने पास क्या जानते हैं अपन एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है कि ये तो कांस्टेंट है 4 और पाई, जिसमें कोई एरर नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज ही हैं, कांस्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब है रेडियस में ही तो वेरिएशन आएगा। इट मीन्स अपन ये बोल सकते थे कि रेडियस को और आर के साथ ही रिलेशन देना है अपन को, प्रपोर्शन है वैसे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते थे, पावर है तो कैसे लिखने का तरीका होगा a/a प्लस माइनस जो पावर होगी वो आगे आ जाती है एज ए फॉर्मूला, और ये डेल आर, इस तरह से वैल्यू आ जाती है अपने पास। अब क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो मैं दोनों तरफ इसको 100 से मल्टीप्लाइड कर दूँ ना, इधर भी मल्टीप्लाइड कर दूँ और इधर भी मल्टीप्लाइड कर दूँ, तो डेट इज कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो गया ये अपने पास परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी होती तो +-2, और इसके अंदर कितनी परसेंटेज एरर दे रखी है 10%, तो इट मीन्स यहाँ पर मैं क्या रख देता, अब ये परसेंटेज की फॉर्म में तो है अपने पास, तो मीन्स डायरेक्ट ही मैं 10% लिख दूँ।
इस जगह पर जब हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो डैट इज मीन्स कि ये परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास ये 10% दे रखा था। तो आंसर कितना आ गया अपने पास कि इसके अंदर परसेंटेज एरर कितनी निकली, एरिया के अंदर अपने पास 20% की एरर आ गई, जबकि हम एरिया मेजर कर रहे थे तो एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम आई अपने पास। ठीक, अब अपन देख रहे हैं वॉल्यूम में कैसे निकालते। तो अगर मेरे को वॉल्यूम के लिए सॉल्व करना होता तो अपन को वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ता। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपन ये वैल्यूज यहाँ पर अब इसके अंदर देखें तो वॉल्यूम कैसे काम कर रहा है इसके अंदर। वॉल्यूम के अंदर देखें तो वॉल्यूम डिपेंड किसके कर रहा है, आर क्यूब के, मीन्स फिर पावर का रूल्स आ गया। तो अपन कैसे लिख देते, डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू जो पावर है उसको आगे लिया जाता है ऑलवेज इस तरह से, और ये रेडियस लिख दी होती, प्लस माइनस चल रहा है। और इसी को जब परसेंटेज की फॉर्म में निकालना होता तो जितनी परसेंटेज दे रखी थी वो अपन ने लिख दी होती। इसका मतलब है कि 30% एरर किस में आ जाती है, हमारे वॉल्यूम के अंदर आ जाती। तो इस तरह से वॉल्यूम की एरर निकल गई और एरिया की कितनी निकली थी, 20%। रिमेंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ percentage error in mass and velocity are 2% and 6%, then find percentage error in kinetic energy। ये पूछा गया अपन से काइनेटिक एनर्जी में कितनी प्रॉब्लम आएगी, तो इसका मतलब माने कितनी परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो इट मीन्स अपन को सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद आना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड हाफ mv²। इट मीन्स जो को फॉर्मूला है पहले वो रिमेंबर करा, हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब अपन इसको कुछ इस तरह से बोल सकते थे कि हमारे को mv² से ही रिलेट करना है। तो रिलेशन किस तरह का आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का और विथ पावर्स का। तो अपन कैसे लिखते हैं, जैसे अपन ने फॉर्मूले में जाना है 10k अपॉन के, मास को कैसे लिख सकते थे, डेल m अपॉन m प्लस 2 आगे आता और ये कितना हो जाता, डेल v अपॉन v। ये अपने पास वैल्यूज हो जाती प्लस माइनस, और आपको पता है कि फ्रैक्शन जो होता है वही अपने आप में परसेंटेज होती है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज निकालनी होती तो मास में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है, 2%, ये रख दी होती है अपन ने यहाँ पर, प्लस 2, और वेलोसिटी में कितनी दे रखी है, 6%। तो ये वैल्यूज रखी होती तो अपने आंसर कितना आ जाता, 2 6 12 और 14। तो 14% की एरर आ जाती काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में, अगर एरर मास और वेलोसिटी में कितनी होती है, 2 और 6 की होती। तो नोट डाउन करो बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर। तो अपन इसी तरह के क्वेश्चन अभी और देख रहे हैं। वैसे सपोज करो कि अपन को कुछ पावर्स दे रखी होती, इफ a physical quantity x equals to a root b की पावर 1/3 c माइनस का 1/5 and d equals to 1/6, in which percentage error in a B, C एंड D आर, इनके अंदर परसेंटेज एरर दे रखी होती है अपन को। जैसे इसमें दे रखी होती 4%, कोमा C के अंदर दे रखी होती 9%, इसमें दे रखी होती है अपन को 20%, एंड साथ ही अपन को 6 वाले में दे रखी होती 18%। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स में कितनी परसेंटेज एरर आएगी, ये फाइंड आउट करना होता। तो डैट इज रिमेन सेम, जैसे हम पावर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अपन को दे रखा है कुछ इस तरह की वैल्यूज़, तो अपन इन सबको देखिए तो कुछ मल्टीप्लाइड में, डिवाइड में और पावर्स हैं। तो इसका मतलब अपन कैसे लिखना चालू करते हैं इसको, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस आगे लगाते हैं। अब एक एक करके लिखते जाए। अब आपको पता होगा कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ है इसके ऊपर, तो हाफ पावर आगे लिखते और डेल ए बाई ए लिख देते। वैसे नेक्स्ट के अंदर इस पर पावर कितनी दे रखी है, बी पर 1/3, तो इसको फ्रंट में लिख देते और डेल बी बाई बी कर देते, प्लस का साइन।
आपको बता ही चुके हैं पहले, और जब अपने थ्योरीज पढ़ी थी कि अगर नेगेटिव भी आता है तो भी अपन क्या रखते हैं, पॉजिटिव, जिसको मैंने ऐसे समझाया था कि जो भी फॉर्मूलेस हैं उनमें कभी नेगेटिव आता ही नहीं है एरर्स के अंदर। इट मीन्स इस पावर को भी अपन 1/5 ही लिखते और डेल सी बाई सी कर देते। डी नीचे आ रहा है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाते नेगेटिव होता उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/6, क्योंकि जो पावर है जस्ट उसको आपको आगे लिखना है, डी बाई डी, ये आ जाता अपने पास फॉर्मूला। अब ये सभी चीज़ परसेंटेज में दे रखी है और फ्रैक्शन अपने आप में ही परसेंटेज को बताता है, एरर विथ ट्रू वैल्यू, तो इट मीन्स हाफ। और इसकी कितनी परसेंटेज दे रखी थी, ए की 4% रख देते अपन। इसकी कितनी दे रखी है अपन को, बी की वैल्यू, बी की परसेंटेज 9% दे रखी है, 1/5। सी की कितनी दे रखी है, 20%। और डी के अंदर कितनी एरर्स दे रखी है अपन को, तो डी के अंदर दे रखी है अपन को 18, तो अपन ने 18% रख दी होती। अब इन सबको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, डेट इज कॉल्ड 2%, डेट इज कॉल्ड 2%, प्लस 3 से डिवाइड करते तो डेट इज कॉल्ड 3%, 4% प्लस 3%, तो टोटल कितना हो जाता अपने पास 5, 5, 9 और 3 कितने हो जाते हैं अपने पास 12%। तो इसका आंसर कितना आ जाता, 12%, प्लस माइनस में हमारे पास आंसर निकल जाता। तो ये क्वेश्चंस थे अपने पावर बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड। अब अपन थोड़े से डिफरेंट तरीके क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर उससे पहले अपन लोग कुछ, जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको प्रिसाइज वैल्यूज़ किसको बोलते हैं और एक्यूरेट वैल्यू किसको बोलते हैं, उस पर बेस अपने क्वेश्चंस आईआईटी में आते रहे हैं, तो थोड़े से अब उन टॉपिक्स पर जा रहे हैं अपन लोग, ठीक है, रिमेंबर। तो अपन सबसे इसके अंदर जो डिफरेंट है वो देखने वाले हैं, तो इसका मतलब अपन इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पर। इफ द परसेंटेज एरर इन मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज आर 4% and 8%, then find percentage error in momentum, मीन्स लीनियर मोमेंटम, ज़्यादा ढंग से बोले तो अपन। तो सबसे पहले वापिस से क्वेश्चन कैसा है कि अपन को फॉर्मूला याद आना चाहिए था, तो इसका मतलब है अपन अगर इस फॉर्मूले पर यहाँ पर जाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, तो मोमेंटम का जो रिलेशन होता है मास और काइनेटिक एनर्जी के साथ वो कुछ इस तरह का होता है, 2me, ये अपने पास इनके बीच में रिलेशन होता है। तो जब इनके बीच में रिलेशन है तो 2 से तो कोई मतलब नहीं है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह से प्रपोर्शन के फॉर्म में बोलूँ तो इसके ऊपर भी पावर हाफ है और ई पर भी कितनी पावर है, हाफ है। ई या के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ काइनेटिक एनर्जी को, तो ये के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी को, तो इसकी पावर भी कितनी आ जाती, हाफ आ जाती। अब वापिस से वही पावर से मल्टीप्लाइड है तो अपन कैसे लिखते, डेल पी अपॉन पी, फिर हाफ आगे ले लेते डेल एम अपॉन एम, ये पावर भी आगे ले लेते डेल के अपॉन के और ब्रैकेट क्लोज्ड और प्लस माइनस लगा देते। फिर इसी को परसेंटेज फॉर्म में बोल रहे क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, ये 1/2 और सीधा ही परसेंटेज यहाँ पर अपन ने रख दी, डेट इज कॉल्ड 4%, 1/2 8%, और इसको सॉल्व कर देते तो इसके अंदर 2% और यहाँ पर ये 4%, टोटल एरर मोमेंटम में कितनी आ जाती, 6% आ जाती है अपने पास, अंडरस्टैंड बेटा, ठीक। अब एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं फिर ये अपन दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा, एक मिनट, कैसे करा है अपन ने क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, if the length, breadth and height of a rectangular block, या क्यूबॉइड बोल दें, रेक्टेंगुलर ब्लॉक of wood are
अपन को दे रखी हैं, बोले तो अपन 100 ± 5 मीटर, कोमा ब्रेथ दे रखी है अपन को, ब्रेथ को बोले तो अपन 10 ± 0.1 मीटर, एंड हाइट को कंसिडर करने अपन दे रखी है 20 ± 0.2 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ये फाइंड आउट करें। अब रेक्टेंगुलर है या क्यूबॉइड है तो अपन को पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है L × B × H, मीन्स मल्टीप्लाइड हो रहा है तो अपन कैसे लिखेंगे, del V/V, जो निकालना था अपन को del L/L प्लस del B/B प्लस del H/H, ये फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं अपन। अब सबके अंदर अगर अपन देखें तो ये ऊपर वाले एरर्स के पोर्शंस कहलाते हैं, और जो प्योर L, प्योर B और ये दे रखा है ये हमारे नीचे की वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर del L रखूँगा तो कितना रखूँगा, यहाँ पर 5/100, इधर रखूँगा तो 0.1/10, और हाइट के लिए कितना कर दूँगा 0.2/20। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.05 प्लस 0.01, उसको भी सॉल्व करता हूँ तो 0.01, मीन्स टोटल मेरे पास जो यहाँ पर आंसर आया है del V/V वो कितना आ गया 0.07। अपन से बोला था फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज एरर, ये बोली थी अपन से, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो अगर इसको अपन बात करें तो जो दे रखा है इसी को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, इनटू 100 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। बोथ साइड्स अपन ने 100 से मल्टीप्लाइड करा है कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 7% की एरर आ गई वॉल्यूम के मेज़र में, अगर इस तरह की लेंथ, ब्रेथ और हाइट ले रखी थी अपन लोगों ने। अंडरस्टैंड क्या करा है मैंने, लोई मल्टीप्लाइड था, मल्टीप्लाइड के फॉर्मूले से मैंने इसको इस तरह से लिखा, एरर्स ऊपर रखी, एक्चुअल वैल्यूज नीचे रखी, उनको सॉल्व कर दिया, और पूरा ब्रैकेट जब परसेंटेज पूछी होती है किससे मल्टीप्लाइड करनी होती है 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाइड करके अपन ने 7 ± लगा दें, ये अपने पास आंसर निकल जाता। समझ गए बेटा? ठीक, नोट डाउन कर लो एक बार, है ना बेटा। नेक्स्ट ले रहे हैं, तो अपन अब कुछ समझने वाले हैं। पहले कुछ टॉपिक समझ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं जब अपन IIT से बात करते हैं। तो एक टॉपिक होता है एक्यूरेसी। व्हाट एक्यूरेसी एक वर्ड होता है, और एक वर्ड होता है अपना प्रिसीशन। तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी अगर अपन नॉर्मल ढंग से इंग्लिश बोल रहे हैं तो दोनों का मतलब ये होता है करेक्टनेस या एक्चुअल, और इन सब का मतलब दोनों की मैंने शुद्ध वैल्यूज़, यही मतलब होते हैं दोनों के। पर कहीं ना कहीं फिजिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है अपने पास। तो अगर मैं बोलूँ एक्यूरेसी क्या है, तो एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट नियर द ट्रू वैल्यू, या बोले तो एक्चुअल वैल्यू बोलूँ या ट्रू वैल्यू बोलूँ, ठीक, जिसको अपन समझेंगे। मीन्स मेजरमेंट अपन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे आज अपन जी की वैल्यू को जानते हैं 9.8 होती है। तो अब सपोज करो किसी ने आंसर निकाला 11 जी का, वो जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, किसी ने निकाला 9.56, या किसी ने निकाला आंसर 9.79, तो सबसे क्लोज कौन सी हुई 9.79 हुई ना। अगर जो मैंने बोली है कि एक ने 11 निकाली, एक ने 9.56 निकाली, पर एक ने निकाली 9.79, अगर इन सबके बीच में जाऊं तो कौन सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है 9.79 9.8 के। इसलिए मैंने एक्यूरेसी का मतलब है कोई भी जो मेजरमेंट अपन कर रहे हों वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है, उसी को ही उस रीडिंग को ही सबसे एक्यूरेट रीडिंग बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। समझ में आई? अब वर्ड आया प्रिसीशन, किसको बोलते हैं? प्रिसीशन का मतलब है इसको शॉर्टली बोले तो अपन
थोड़ा सा हो सकता है कि अभी अपन इंस्ट्रूमेंट नहीं समझे, पर कोशिश करनी पड़ेगी अपन को कि इस बात को समझने की। प्रिसीशन इट डिटरमाइंड बाय लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो उसके लीस्ट काउंट से डिवाइस का से लीस्ट जितना, फिर क्या होता है वो अभी समझा रहा हूं। तो पहले तो समझ लें, क्योंकि अगर बिल्कुल 11th में है तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पर उससे पहले एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आप लोगों से कि कौन सी ज़्यादा परफेक्ट रीडिंग है। सपोज करो किसी ने कोई लेंथ मेजर करी 2.5 सेंटीमीटर, किसी और ने मेजर करा 2.52 सेंटीमीटर, और किसी थर्ड ने मेजर करा 2.523 सेंटीमीटर। इसमें से कौन सी करेक्ट रीडिंग ज़्यादा अच्छी है? हो सकता है वैसे आप छोटे हैं तो पता ना लगे भी आपको कि कौन सी रीडिंग छोटी है। तो देखो, इस रीडिंग की बात करें तो ये 2.5 मेजर करी इसने, मींस डेसिमल के बाद एक ही रीडिंग नोट करी है इसने। इसकी बात करूं तो इसने 2 रीडिंग्स नोट करी है डेसिमल के बाद, और इसकी बात करूं तो इसने 3 रीडिंग्स नीचे नोट करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका लीस्ट काउंट था, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहा था, अभी नाम भी बताने वाला हूँ, तो वो उसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर था। अगर मैं इसके लीस्ट काउंट पर जाता हूं कि इसमें कितना लीस्ट काउंट यूज़ करा होगा इस डिवाइस वाले ने, तो वो था 0.01 सेंटीमीटर। वो मेज़र कर, मैंने छोटा पॉइंट मेज़र कर सकता था। और सबसे लास्ट वाली रीडिंग पर हूँ तो 0.01 सेंटीमीटर ये रीडिंग थी। अब सबसे पहले वाली रीडिंग लूँ तो डेट इज कॉल हमारा वाला स्केल ही था जो अपन यूज़ कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है अपना स्केल जो है वो केवल पॉइंट जो लिखते हैं 2.5, तो हमारी स्केल से तो मेज़र करते हैं ना, वो मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है 0.1। अब ऐसी गड़बड़ क्यों हुई होगी? क्योंकि आपको पता है कि अगर अपन कई बार किसी स्केल से मेज़र कर रहे हो किसी की रीडिंग, जैसे इसकी कर रहा हूँ रीडिंग, तो कई बार वो 2.5 से ऊपर जा रही होगी, 2.5 से थोड़ी सी 2.6 के बीच में, तो बच्चे ने 2.5 ही नोट कर लिया। पर जब उसी ने कोई दूसरा उससे अच्छा डिवाइस यूज़ करा, जिसमें से एक होता है अपना वर्नियर स्केल, उसको यूज़ करा, तो पता लगा कि लीस्ट काउंट ये आ गया। मैंने उसने 2 डिजिट उतार दी नीचे, वो जो बीच में आया था 2.5 और 2.6 के बीच में, पर बच्चे ने 2.5 ही कंसिडर कर ली होगी। फिर उससे भी बेटर यूज़ करा गया स्क्रू गेज, तो पता लगा रीडिंग ये थी। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट नीचे आते जा रहे हैं रीडिंग उतनी ही बेटर होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है दिस रीडिंग इज मोर प्रिसीशन, या मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग है सबसे नीचे वाली। समझे बेटा? एक्यूरेसी का मतलब तो ये है कि ट्रू वैल्यू के कितने ज़्यादा नियरर हैं आप लोग, जिसका वापस से एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ कि ट्रू वैल्यू जी की कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपन कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मानते हैं इसकी। अब सपोज करो जो किसी ने मेज़र करा, अपन लोगों ने मेज़र करा, तो जी की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से निकाली। किसी बच्चे ने निकाली 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी बच्चे ने रीडिंग निकाली 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी बच्चे ने वैल्यू निकाली G3 की वैल्यू 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर अपन देखें तो सबसे बेटर रीडिंग किसने नोट करी है? ये तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, ये भी दूर है, थोड़ा जरूर इसके मुकाबले करीब है इसके, पर ये सबसे क्लोजेस्ट है ना ट्रू वैल्यू के। इट मीन्स दैट इज द मोर एक्यूरेट रीडिंग। अंडरस्टैंड? और प्रिसीशन में क्या हो गया, जिसके अंदर हम लीस्ट काउंट से पता लगाते हैं कि किसी रॉड को मेज़र कर रहे थे और उस रॉड की रीडिंग ये अलग अलग स्टूडेंट्स ने मेज़र करी, पर सबसे लीस्ट काउंट डेसिमल के बाद चेक कर लेते हैं कितनी की रीडिंग चेक करी। इससे अपन चेक करते हैं लीस्ट काउंट के थ्रू। तो सबसे अच्छा लीस्ट काउंट, क्योंकि 3 डेसिमल तक नोट हो रहा था, इसलिए ये रीडिंग आई अपने पास। तो दैट इज कॉल्ड प्रिसीशन। अंडरस्टैंड बेटा? है ना बेटा? तो अपन अब इस बेस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, नोट डाउन कर लो एक बार विथ एग्जाम्पल। फिर एक एग्जाम्पल और समझाने के लिए लेने वाला हूं, करो बेटा इसको। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट इसी पर थोड़ा सा और बात समझाने के लिए ले रहा हूं, थोड़ा और प्रॉपर समझ में आए तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ द ट्रू लेंथ of a rod is 0.521 centimeter and three students A, B, C
following reading in their 3 experiments। एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कुछ रीडिंग्स ली, तो जरा चेक कर लें कौन कौन सी रीडिंग्स ली। 3 बार एक ही एक्सपेरिमेंट को दोहराया, उन्होंने लेंथ मेज़र करी 3 टाइम्स और मेज़र करके 3 रीडिंग्स से तीनों ने ली है। तो अपन को बताना है विच स्टूडेंट मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा प्रिसाइज या एक्यूरेट रीडिंग ले पाया। तो सपोज करो मैं ये 3 रीडिंग्स ले रहा हूँ, ये ABC 3 के चार्ट्स समझाने के लिए, AB एंड C। सपोज करो फर्स्ट वाले ने जो रीडिंग ली वो रीडिंग ली 0.51, 0.5 और 0.52, ये रीडिंग्स ली सेंटीमीटर में रीडिंग्स, है ना। वैसे बी वाले की बात करें तो बी वाले ने रीडिंग ली 5.116, 0.518, 0.514, ये रीडिंग ली। और थर्ड वाले ने रीडिंग ली 0.520, 0.521, 0.521 सेंटीमीटर्स में ये सारी रीडिंग। एक ही एक्सपेरिमेंट, एक ही रॉड मेजर करवाई गई, बार बार में उन्होंने कुछ इस तरह की रीडिंग गेन करी। अब अगर अपन फर्स्ट वाले की बात करें, स्टूडेंट ए की बात कर रहे हैं अपन, तो स्टूडेंट ए ने पहले अपन जो ट्रू रीडिंग जो मेज़र करी गई है जिस भी डिवाइस से, उसका लीस्ट काउंट चेक कर लेते हैं अपन। तो उसका जो लीस्ट काउंट है, ट्रू रीडिंग थी क्या अपनी 0.521 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इस रीडिंग का लीस्ट काउंट कहाँ तक मेज़र कर रहा था, 3 डिजिट्स तक मेज़र कर रहा था, जिसके डेट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट रीडिंग की ये मेज़र कर रहा था इस रीडिंग से। अब पहला स्टूडेंट ने तो पहली गलती तो ये दिख रहा है कि ये क्लोज है ही नहीं इसके, क्योंकि ये 3 डेसिमल तक है और ये केवल 2 डेसिमल यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू, ना ये ट्रू वैल्यू के क्लोज है, एंड हिज लीस्ट काउंट ऑफ स्केल क्या यूज़ कर रहा है, हिज लीस्ट काउंट ऑफ स्केल कितना हो रहा है जो बंदा यूज़ कर रहा है ए स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड 0.01। तो इसका नॉट क्लोज टू ट्रू, तो नो एक्यूरेट एंड नो प्रिसाइज, क्योंकि जो इसकी वैल्यू थी ट्रू वैल्यू की उसका लीस्ट काउंट तो ये आ रहा था, ये ले रहा है केवल 2 डेसिमल तक। तो इसका मतलब है ना ये प्रिसाइज है ना ही ये एक्यूरेट है स्टूडेंट करने वाला, क्योंकि पहले बार तो स्केल ही इसने लीस्ट काउंट वाला ले लिया और रीडिंग भी दूर दूर तक आई भी नहीं सकती थी उस स्केल से इस एक्यूरेसी तक। तो इसका मतलब है इसकी तो टोटल रीडिंग्स ही कुछ हद तक रॉन्ग है। अब अपन बात करें स्टूडेंट बी की बात करें अपन, तो ये रीडिंग 5.21 है और ये बहुत दूर है उससे, 2 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा अपन को। तो इट मीन्स अगर बोलें नो क्लोज टू ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू के कहीं पे भी आसपास नहीं है, इसका मतलब है नो एक्यूरेसी। हाँ बेटा, तो अपन जो स्टूडेंट बी है उसने कोई क्लोज जो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में है ही नहीं। ये तो वैल्यू कैसी दिख रही है, इस वैल्यू से फार जा रहा है ना, क्योंकि ये 0.521 आ रहा था, पर ये तो 5 के बाद 1 ही आ रहा है ना अपने पास डिजिट में। तो इसका नो क्लोज टू वैल्यू, नो एक्यूरेसी है, इसके अंदर कोई भी एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्लोज नहीं आ रही ट्रू वैल्यू के, इस वजह से ये एक्यूरेट नहीं है। अब चेक करें अपन इसका लीस्ट काउंट, जो स्केल वो यूज़ कर रहा होगा, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्केल यूज बाई स्टूडेंट बी इज़ कितना हो गया, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आती है वो उसके लीस्ट काउंट होते हैं, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर बात करूं तो ये और इसका लीस्ट काउंट सेम हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू प्रिसाइज है। तो ये प्रिसाइज थी वैल्यू, ये डैट इज़ मीन्स कि ये स्टूडेंट के अंदर एक्यूरेसी तो नहीं थी पर प्रिसीशन जरूर था इसके अंदर। अब चेक करें स्टूडेंट सी की अपन, तो अगर अपन स्टूडेंट सी पर जाते हैं, स्टूडेंट सी ने क्या कर रखा है तो ज़रा चेक करें।
तो इसकी वैल्यू इज जस्ट नियरर टू द किसकी दिख रही है, जो वैल्यू ट्रू वैल्यू थी उसकी, तो इसका मतलब है क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू थी, इसका मतलब है कि जो इसकी वैल्यू थी वो कैसी थी, एक्यूरेट वैल्यू थी, तो इसका मतलब है इसने एक्यूरेट चेक करा इसको। बट बात अब चेक करें इसका अपन लीस्ट काउंट, क्योंकि ये अपन को प्रिसीशन चेक करना है। तो अगर मैं इसके लीस्ट काउंट पर जाता हूँ तो इसका लीस्ट काउंट भी उसी के बराबर हो रहा है, 3 डिजिट्स जारी हैं, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये उसी से मैच कर रही है जो ट्रू वैल्यू वाले ने यूज़ करा था। इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी प्रिसाइज है। तो इसका मतलब है अगर इन तीनों में अपन बोला जाए कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन सा हुआ अपने पास, थर्ड स्टूडेंट में सी स्टूडेंट सबसे एक्यूरेट रीडिंग देने वाला हुआ। कुछ हद तक आप समझे होंगे कि जितनी वैल्यू किसी क्लोज के होगी वो उतनी ही क्या होगी आपके पास, एक्यूरेट रीडिंग होगी, और जितना ही लीस्ट काउंट अच्छा होगा इसका मतलब है कि उतना ही वो वैल्यू प्रिसाइज कहलाएगी। रिमेंबर इट। ठीक बेटा, अब 2 चीज़ें और रिमेंबर रहनी चाहिए अपन को, जिससे अपन इसके आगे के न्यूमेरिकल्स कर पाएँ जो आईआईटी लेवल्स के रहते हैं। तो उस क्वेश्चंस को चेक कर रहे हैं अपन कि कैसे कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को, तो वो चेक कर रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। तो इसके अंदर सबसे एक्यूरेट कौन था स्टूडेंट सी, सबसे बेटर स्टूडेंट था। अब 2 चीज़ें अपन को नोट में और रहनी चाहिए, जिसको भी जरा अपन देख लें। तो नोट में एक तो ये रहनी चाहिए अपने पास कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे को ये कोई ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी होती, फिर अपन को चेक करना होता है कि कौन सी एक्यूरेट रीडिंग होगी। तो उस समय अपन कैसे चेक करते, तो उसके लिए चेक करने का तरीका ये है कि कौन सी रहेगी, जिसका भी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो इसका मतलब है कई बार अपन को एक्यूरेसी क्लोज तो एक तो चेक करने का है कि अगर अपन को क्लोज पता हो, पर अब किसी एक ही जने अलग अलग जने एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट, तो सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन मेजर कर रहा है, अगर वो चेक करना पड़ जाए तो उसके लिए अपन लोग क्या चेक करते हैं, तो उस समय अपन कुछ हद तक रिलेटिव एरर वाला टॉपिक काम में लेते हैं। मीन्स दैट इज ऑल्सो चेक करने का मेथड है, रिलेटिव एरर मेथड यूज़ करते हैं। मीन्स रिलेटिव से कुछ चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं वो भी अपन देखने वाले हैं। तो एक पॉइंट ये रिमेंबर रहना चाहिए अपन को। और एक पॉइंट एक और कि जब अपन अभी जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अपन आप लोग, कि जिसको अपन लीस्ट काउंट बोलते हैं, जिसको अपन लीस्ट काउंट बोलते हैं, उसको एक और नाम से भी अपन जो आगे चल के यूज़ करने वाले हैं वो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। समझा भी रहा हूँ, परमिसिबल एरर कितनी है उसके अंदर, मीन्स जो एरर होगी उस इंस्ट्रूमेंट से, माने अपन ये एरर चेक कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो खुद अपने आप में साइंटिस्ट है, कोई अपने लिए नहीं कर रहे। क्योंकि अगर अपन कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो उतना एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता ना, पर जब साइंटिस्ट ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो उनसे एरर्स हो रही है वो अपन चेक कर रहे हैं, जब ज़्यादा बेटर ढंग से कर रहे हैं तो भी एरर्स आ रही है। क्योंकि मैं बता चुका था कि एरर पूरे ढंग से कभी रिमूव नहीं करी जा सकती, तो वही लोग चेक कर रहे हैं। तो जो अपना लीस्ट काउंट होता है किसी भी स्केल का, किसी भी डिवाइस का, जो भी लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइसेस होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के जो डिवाइसेस के लीस्ट काउंट होते हैं वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलते हैं। मीन्स इतनी ही एरर आनी चाहिए, परमिसिबल एरर माने उससे ज़्यादा एरर नहीं आ सकती उनके अंदर। तो दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट को अपन मैक्सिमम परमिसिबल एरर्स बोलते हैं अपन लोग। तो ये टर्म अपन कैसे यूज़ करने वाले हैं उसी बेस पर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये 2 पॉइंट है, कहीं ना कहीं याद रहने चाहिए। मीन्स लीस्ट काउंट को ही अपन मैक्सिमम परमिसिबल एरर्स बोलते हैं। रिमेंबर, अब अपन इस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो अपन चेक कर लें। जो अपने अगर क्वेश्चंस कहीं आईआईटी मेंस तक आते हैं तो वो क्या टॉपिक लेकर रखेंगे, तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अपन अब क्वेश्चंस बोलो तो पहले मैं रिलेटिव एक्यूरेसी को वापस से चेक करा रहा हूँ, तो पहले उसके बाद अपन जाएंगे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस में जो आए हुए हैं। पर एक और टॉपिक को समझ लें कि इफ़ द measurement of any rod is 4.0 mm, 4.0 centimeter, 4.00 meter and 40.00 meter. Then find precise
एंड एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, चेक कर रहे हैं अपन एक एक। तो चेक कैसे करते हैं? रीडिंग्स ये रही, तो मैं कुछ रीडिंग्स यहाँ पर लिख देता हूँ। 4.0 mm, दूसरी रीडिंग है 4.0 सेंटीमीटर, 4.0 मीटर एंड 40.00 मीटर। दैट इज़ द रीडिंग्स। तो सबसे पहले अपन लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। ये तो वो थी जो रीडिंग्स यूज़ करी गई थी। किसी ने कुछ इस तरीके की मेजर करी, तो इसका मतलब कहीं भी हमारे को ये पता नहीं लग रहा है कि ट्रू वैल्यू है क्या। ये तो कोई mm में दे रहा है, कोई सेंटीमीटर में दे रहा है, कोई मीटर में दे रहा है, और ये कोई 40 मीटर मेजर करी, किसी की अलग अलग रॉड्स की जो मेजर करी है वो लिख रखी है अपन लोगों ने। तो अपन जरा चेक करें लीस्ट काउंट। तो अगर मैं इसका लीस्ट काउंट चेक करता हूँ तो 0.1, इसका भी 0.1, 0.1 एंड 0.01। पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं वो भी कंसीडर में लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है ये कंसीडर में लिए जाएंगे, क्योंकि वो जो भी रीडिंग ले रहा था, वो जो भी स्केल था, वो यहाँ तक नोट डाउन कर रहा था, पर उसके टाइम पर वो फिक्स 40 आया रीडिंग लेते समय। तो इसका मतलब अगर मैं इनकी यूनिट से लगाऊँ तो ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये मीटर में अपने पास रीडिंग्स। तो ये रीडिंग्स अपने पास कहीं ना कहीं आई मेज़र करते समय। तो अब आप खुद सोचें, अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? mm। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे प्रिसाइज रीडिंग है, प्रिसाइज किससे मेजर करते हैं अपन? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा उतना ही जाएगा, उसका प्रिसाइसनेस उसकी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर सबसे स्मॉल लीस्ट काउंट जिसको बोलें, पर लीस्ट काउंट जो सबसे छोटा है, तो प्रिसिशन क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा किसका है? 0.1 mm का। तो इसका मतलब है ये रीडिंग सबसे ज़्यादा प्रिसाइज थी। तो ये तो अपन ने निकाल ली कि यहाँ पर सबसे प्रिसाइज रीडिंग कौन सी थी। तो वो रीडिंग थी इस लीस्ट काउंट की वजह से सबसे प्रिसाइज रीडिंग कहलाई डिवाइस की, वो कहलाई 4.00 mm। ये रीडिंग कहलाई अपनी। समझ गए ना बेटा? क्योंकि लीस्ट काउंट तो सबके सेम आ रहे हैं, पर यूनिट ने तो फ़र्क कर दिया ना। ये मीटर में आ रहा है और ये किस में आ रहा है? mm में आ रहा है। तो ये फ़र्क पता लग गया अपन को। आई थिंक समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अब आई बात, अपन को निकालनी थी एक्यूरेट रीडिंग। तो मैंने अभी समझा है एक्यूरेट रीडिंग को अपन वैसे चेक किससे करते? कोई ट्रू वैल्यू दे रखी होती तो उससे मेज़र कर लेते अपन कि कौन कितना डिफरेंस जा रहा है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं हमारे को डेल एल अपॉन एल निकालना पड़ता, डेल एल अपॉन एल निकालना पड़ता। और यहीं पर बात जो मैंने एक टॉपिक लिया था वहाँ पर, कि जो उनके लीस्ट काउंट होते हैं वही उसकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलते हैं। तो इसका मतलब है इसको तो रख दूँ एरर की जगह, मीन्स 0.01 को यहाँ पर रख दूँ और डिवाइड किससे कर दूँ? 4.00 से डिवाइड कर दूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ इस रीडिंग के अंदर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.0025। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये रीडिंग से लेते हैं जरा सा, इसको आगे करके यहीं पर ही ये रीडिंग आ गई अपने पास। इसका मतलब है इसका भी यही आता 0.0025, इसका भी कितना आता 0.0025। पर जब मैं लास्ट वाले का डिवाइड करता 0.01 में डिवाइड करता मैं 40 का, तो एक जीरो और बढ़ जाता ना बेटा यहाँ पर। अब ये वैल्यू आ जाती ना मेरे पास। इट मीन्स ये वैल्यूज आ गई मेरे पास, पर आपको पता है ये mm में है, ये mm मीन्स अब कोई mm में नहीं है, सॉरी, क्योंकि सभी की यूनिट्स कैंसल्ड हो गई हैं ऊपर। तो इस चीज़ से मैंने इस वाले ब्लॉक से अपन पता लगाते कि कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है, ये चेक करते हैं अपन। तो अब सबसे छोटी रीडिंग कौन सी दिख रही है आपको? लीस्ट तो ये वाला दिख रहा है ना, रिलेटिव। इसका मतलब एक्यूरेसी का चेक करना हो तो डेल एल बाई एल, जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर से चेक करते हैं अपन लोग एक्यूरेसी। ये जितना कम होगा डेल एल बाई एल, एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ जाएगी उस रीडिंग की एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे कम, जो सबसे लीस्ट जो अपने पास मिनिमम डेल एल बाई एल निकला है, वो किसका निकला है? 0.0025 सबसे कम इस वाली रीडिंग का निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो आप समझ ही गए थे। तो सबसे जो अपन को एक्यूरेट रीडिंग बोलनी पड़े कि जो भी मेज़र कर रहे थे ये लोग,
वो सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन सी थी? 40.00 मीटर। दैट इज मोर एक्यूरेट रीडिंग इन कंपेयर टू अदर्स। जो तो अगर बात करें प्रिसीशन की, तो वो प्रिसीशन किसका आया था? एमएम वाले का, क्योंकि जितना कम लीस्ट काउंट प्रिसीशन उतनी ही ज़्यादा। तो ये अपन ने प्रिसीशन का चेक करा और ये अपन ने एक्यूरेसी चेक करी। और एक बात और वापस से बता रहा हूँ, किसी वैसे अभी और समझ में आने वाली है धीरे धीरे बात कि मैं क्या करने वाले हैं अपन आईटी मेंस लेवल पर, या ये वाली चीज़ अपने एडवांस में भी काम आती हैं। तो कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर की जगह रखनी पड़ती है अपन को। लीस्ट काउंट को ही अपन एरर वाले ब्लॉक पर रखते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे अब आप लोग। नोट डाउन कर लो बेटा इस टॉपिक को। ओके बेटा, अपन ने जो ये पार्ट सेकंड है जिसमें मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स लिए थे, तो नेट लेवल के भी सारे ले लिए बेटा। और जो आईआईटी के जो आने वाले हैं थोड़े से मैंने चालू कर दिए थे, प्रिसाइज एक्यूरेसी ये सब समझाई मैंने। नॉर्मली ये आईआईटीज़ में, आईआईटी मेंस में ही आती हैं, तो वो उनके लिए थी। तो अपन ने, मैंने जो आपको फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर इसका पूरा एनालिसिस थ्योरी समझाई एरर की। इस सेकंड पार्ट में मैंने न्यूमेरिकल्स कराया, जो अपने नेट लेवल के थे वो स्टार्टिंग्स में आ गए हैं। और जो मैं थर्ड पार्ट इसके बाद जो बनाने वाला हूँ उसके अंदर भी आईआईटी मेंस के ही न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं। पर ठीक है, सभी जने देखें न्यूमेरिकल्स के कितनी वास्टनेस है एरर के अंदर, उसमें वहाँ पर भी समझेंगे बेटा, है ना। तो गुड बाय बेटा, गुड बाय।